रॉक प्लैनेट्स यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इन्हें डिटेक्ट करना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन हाल ही की एक स्टडी का कहना है कि हम इन्हें स्पेसक्राफ्ट के जैसे इस्तेमाल करते हुए हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी के पास जा सकते हैं, और जिसके प्रोक्सिमा सेंटोरी सितारे के पास मौजूद प्रोक्सिमा बी एक हैबिटेबल दुनिया है जहां पर जीवन के मौजूद होने के चांसेस बेहद ज्यादा हैं। इस नई स्टडी को अंजाम देने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि ये किसी सिंपल स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले हमें एफिशिएंटली और सेफ तरह से प्रोक्सिमा बी पर पहुंचा देगा। क्या ऐसा सच में है? क्या ऐसे किसी रॉक प्लैनेट से हम प्रोक्सिमा बी पर जा पाएंगे? और कैसे ये टिपिकल रॉकेट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतरीन साबित होगा? आइए इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में कि रॉक प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में काफी ज्यादा कॉमन है। 2021 के अंत में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी पृथ्वी से 420 लाइट ईयर्स दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टिलेशन में तारों के एक यंग क्लस्टर की रिसर्च की थी, और जिस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा खोजा था जो उनके लिए भी काफी हैरानगी भरा था, क्योंकि इस यंग क्लस्टर में उन्होंने 70 से 170 के करीब रॉक प्लैनेट्स की डिटेक्शन की थी। ये रॉक प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स रहते हैं जो किसी भी सितारे को ऑर्बिट नहीं करते, बल्कि ये एक स्ट्रेंज ऑर्बिट में अपनी गैलेक्सी में चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर रिसर्चर्स की माने तो हमें अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 50 बिलियन के करीब रॉक प्लैनेट्स देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ ही इनसे जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो ये है कि इनके किसी सितारे को ऑर्बिट ना करने की वजह से ये बेहद ही ज्यादा डार्क दिखाई देते हैं, जो वही कारण है कि 2021 की रिसर्च वाले वैज्ञानिक क्लियरली ये जान नहीं पाए थे कि उस कॉन्स्टिलेशन में 70 या 170 रॉक प्लैनेट्स हैं। इन रॉक प्लैनेट से जुड़ी सबसे खास बात ये रहती है कि ये काफी तेज स्पीड पर ट्रेवल करते हैं, और प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे ही किसी रॉक प्लैनेट की जरूरत होगी। लेकिन इसके लिए हमें कोई भी रैंडम रॉक प्लैनेट नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा रॉक प्लैनेट चाहिए जो हमारे सौरमंडल के करीब से जल्द ही गुजरने वाला हो। हाल ही में पब्लिश हुई एक रिसेंट स्टडी के अनुसार ये रॉक प्लैनेट्स हर 10,000 सालों में एक बार हमारे सौरमंडल के बेहद ही करीब से गुजरते हैं। हालांकि इनकी एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में तो हम नहीं जानते, इसीलिए ये अगला रॉक प्लैनेट अगले 100 से 1000 सालों में आ सकता है। लेकिन अगर हम खुशकिस्मत रहते हैं और हम एक ऐसे रॉक प्लैनेट को खोज लेते हैं जो आने वाले कुछ ही 100 सालों में हमारे सौरमंडल के करीब से गुजरेगा, तो आपका मानना होगा कि हमें बस इस रॉक प्लैनेट पर जाना होगा और हम फिर पलक झपकते ही प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंच जाएंगे, है ना? ऐसा किसी साइंटिफिक पेपर में लिखना बेहद आसान है, लेकिन जो असल में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। ये पृथ्वी पर किसी कैब में बैठने जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेनेट आपके लिए एक सेकंड भी वेट नहीं करेगा। ऐसा कोई रॉक प्लेनेट सिर्फ 3 से 4 सालों में ही हमारे सौरमंडल के करीब से निकल जाएगा, और जिसके बाद हमें कुछ 10,000 सालों के लिए वेट करना होगा। इसी के साथ अगर हम अपनी आज की टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को देखें तो हमें मार्स और जुपिटर तक पहुंचने में भी कुछ साल लगेंगे, और ऐसा कोई रॉक प्लैनेट नेपच्यून की ऑर्बिट से भी आगे से गुजरेगा। इसका मतलब हमें उस रॉक प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को बनाना होगा जो पैसेंजर्स और लगेज को ट्रांसपोर्ट कर उस रॉक प्लैनेट तक पहुंचा पाए। लेकिन इससे हम उस स्पेसक्राफ्ट पर आ जाएंगे जिससे टलने के लिए हम रॉक प्लैनेट को यूज कर रहे थे। अब हमें इससे यही पता चलता है कि हमें इन फ्यूल वाले स्पेसक्राफ्ट से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्टडी के ऑथर यहीं पर गिव अप नहीं करते, और वो ड्वार्फ प्लैनेट सेडना को एक स्पेसक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करने का अपना अल्टरनेटिव आइडिया पेश करते हैं, जो हमें इजिली हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारों तक ले जाएगा, जहां से हम उस रॉक प्लैनेट पर जा पाएंगे। इन सभी चीजों को अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलाने के लिए हमें ड्वार्फ प्लैनेट सेडना पर बड़े बड़े इंजन्स को लगाकर उसे हमारी पृथ्वी के करीब लाना होगा, ताकि हम उस पर बोर्ड कर पाएं। अब आपके दिमाग में यही सवाल आ सकता है कि अगर हम ऐसा एक सेडना जैसे ड्वार्फ प्लैनेट के साथ कर सकते हैं, तो हमें इंटरस्टेलर ट्रेवल करने के लिए एक रॉक प्लैनेट को ही इस्तेमाल क्यों करना होगा? तो इसका आसान जवाब ये है कि सेडना हमारे रहने लायक नहीं है, तो हम इसके जरिए लंबी इंटरस्टेलर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे।
करंटली हम ऐसी सिर्फ 2 चीजों के बारे में ही जानते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पर लंबी स्पेस फ्लाइट के दौरान बुरा असर डालती है, जो है जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन। ग्रेविटी से जुड़े प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो होगी कि हम एक ऐसे रॉक प्लेनेट को यूज कर सकते हैं जो साइज में हमारी पृथ्वी के जैसा हो। अगर उसके पास मंगल के जैसे एक वीक एटमॉस्फेयर होगा तो हमें रेडिएशन से बचने के लिए उसकी सतह के नीचे शेल्टर्स बनाने होंगे। लेकिन हो सकता है कि इस रॉग प्लेनेट के पास एक सरफेस ही ना हो, क्योंकि हमने जितने भी रॉग प्लैनेट्स को अभी तक डिस्कवर किया है वो सभी गैस जायंट हैं, जो कि साइज में जुपिटर या इससे भी बड़े हैं। अगर हम ऐसे किसी रॉग प्लैनेट से प्रॉक्सिमा बी पर सफर करेंगे तो पैसेंजर्स को इसके एटमॉस्फेयर से बचने के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर छिपना होगा। इसी के साथ ये दोनों ही रॉकी और गैस रॉक प्लैनेट्स किसी तरह की फसल को उगाने के लिए सुटेबल नहीं होंगे, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के सरवाइव करने के लिए बेहद जरूरी है। और इसी के साथ ही इस प्लैनेट पर हमारे सोलर पैनल्स भी यूजलेस होंगे, क्योंकि इन पर किसी सितारे की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें पावर जनरेट करने के लिए थर्मल रिएक्टर्स का सहारा लेना होगा, जो कि लोगों तक बिजली को पहुंचाने के साथ ही इन प्लैनेट्स पर प्लांट्स और फसलों को उगाने में हमारी मदद करेंगे। अगर हमें इंटरस्टेलर ट्रेवल करने के लिए इतना सब कुछ करना होगा तो हम ये सब किसी सिंपल स्पेसक्राफ्ट को बनाकर क्यों नहीं कर पाएंगे? तो इसका आंसर है कि ये रॉक प्लैनेट किसी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले गैलेक्सी का सफर बहुत तेज स्पीड्स पर करते हैं। जहां वॉयेजर प्रोब को कई साल लगे थे अपनी टॉप स्पीड पर पहुंचने में, जो तब भी 13.5 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा नहीं थी। वहीं पर एक टिपिकल रॉक प्लैनेट लगभग 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करता है। अगर हम ऐसा कोई भी तरीका खोज लें जिससे हम अपने स्पेसक्राफ्ट को हमारे सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड तक पहुंचा दें तो ये 100 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होगी। लेकिन ये हमारे द्वारा खोजेगा इस सबसे फास्टेस्ट रॉक प्लैनेट की स्पीड 200 किलोमीटर पर सेकंड के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इस 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 6500 साल लगेंगे। यानी कि उन पैसेंजर्स की पूरी जनरेशन जो इस इंटरस्टेलर जर्नी की शुरुआत करेंगे वो अपने डेस्टिनेशन को कभी देख नहीं पाएंगे। इसी के साथ इस रॉक प्लैनेट की ये जर्नी और भी ज्यादा स्लो हो सकती है अगर वो रॉक प्लैनेट हमारे सौर मंडल में किसी रैंडम डायरेक्शन से गुजरेगा। इसी के साथ इस प्लैनेट पर किसी तरह की ऐसी कॉलोनी को बसाना जो इतने साल तक सरवाइव कर पाए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। खैर, अगर ऐसा कुछ कर पाने में हम कामयाब भी रहते हैं तो हम प्रॉक्सिमा बी की लाइफ को अपनी आंखों से देख पाएंगे, जो देखने में बिल्कुल भी हमारे जैसी नहीं होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।